और इस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार है रूस ने बातचीत के लिए बेलारूस भेजा डेलीगेशन। रूस का पड़ोसी मुल्क बेलारूस, जहां से उसने अपने फौज को अंदर भेजा भी था, वहां अपना डेलीगेशन भेजा है। अब रूस ने यूक्रेन से बातचीत के लिए, रूस ने यूक्रेन को बातचीत का प्रस्ताव दिया। रशिया का एक प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचा बातचीत के लिए। अब यूक्रेन का इस पर क्या रिस्पॉन्स होता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना होगा। इस बातचीत के बारे में पुतिन के प्रवक्ता ने बयान दिया है। ये खबर पुतिन के ऑफिस जो है उनका, राष्ट्रपति का, उसके प्रवक्ता के सौजन्य से आई है ये खबर कि हम यूक्रेन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कल भी हम बात कर रहे थे कुछ रूसी नेताओं से और सांसदों से, और उनका ये कहना था कि युद्ध नहीं है ये रूस के लिए, ये एक लिमिटेड स्ट्राइक थी जो हमने अपने हित में, अपने देश के हित में की। ये युद्ध नहीं है, इसे युद्ध ना समझा जाए, और रूस की कोई मंशा नहीं है कि वो किसी भी तरह का नुकसान या मानवाधिकार क्राइसिस जो है वो यूक्रेन में खड़ा करे। हमने एक लिमिटेड स्ट्राइक की थी, ये कोई युद्ध नहीं है। और अब रूस बातचीत का प्रस्ताव दे रहा है यूक्रेन को। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता की ओर से ये बयान आया है। शांति प्रक्रिया को लेकर बातचीत के लिए तैयार। इस सबके बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, पश्चिमी देशों की तमाम रिस्ट्रिक्शंस रूस पर लगातार जारी हैं, और रूस का बार बार ये कहना है कि हम मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे, हमने अपने देश के हित में ये कदम उठाया। और कल ही रूसी सांसद ने न्यूज 24 को लाइव एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि हमारे लिए ये युद्ध नहीं है, दुनिया इसे युद्ध कह रही है, हम इसे युद्ध नहीं समझते, हम इसे लिमिटेड स्ट्राइक की संज्ञा देते हैं। मिन्स्क में बातचीत नहीं करेगा यूक्रेन, ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकराया, और उन्होंने जो ऑल्टरनेट जगह बताई हैं, वो वार्सो है जो कि पोलैंड की राजधानी है, या बाकू है, वहां पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हम मिन्स्क में बात, इस्तांबुल में, टर्की में बात कर सकते हैं। मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू जो है वो चाह रहा है यूक्रेन। और रूस ने दूसरी तरफ बेलारूस में, जो कि उसका मित्र देश है, पड़ोसी है और यूएसएसआर से ही निकला है, वहां पर बातचीत के लिए अपना डेलीगेशन भेजा है। तो मतलब संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट मानेंगे, लेकिन हालांकि अभी भी दोनों पक्ष अड़े हुए हैं लोकेशन को लेकर कि कहां बात करेंगे। देखिए, अगर बातचीत के बारे में ईमानदार होते तो शायद ये मुश्किल नहीं पेश आती, और बेलारूस को अगर रूस एक न्यूट्रल वेन्यू की तरह पेश करना चाहता है तो आप समझ सकते हैं ये बातचीत के प्रति उनकी ईमानदारी कितनी है। बेलारूस तो एग्रेसर है, और जो सेनाएं कीव की तरफ बढ़ी थी वो सबसे ज्यादा नजदीक बेलारूस की सीमा से थी, और वहीं से तो वो आई थी। तो बेलारूस अपने आप में न्यूट्रल वेन्यू कैसे हो सकता है? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक ज़ेलेंस्की भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हर बीतते घंटे के साथ वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। दुनिया गोलबंद हो रही है उनके पीछे, और उनका समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। कल सोमवार को जब बाजार खुलेंगे उस वक्त ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जबरदस्त धराशायी होगा रूसी मार्केट, क्योंकि प्रतिबंधों का असर दिखेगा। और इन तमाम वजहों से, और इस वजह से कि अभी तक कीव के ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाई रूसी सेना, चौथा दिन है, ऐसा लग रहा है कि बातचीत बहुत ज्यादा एक पॉसिबिलिटी के तौर पर सामने नहीं आ रही है। बातचीत बहुत ज्यादा संभव नहीं दिख रही, और यूक्रेन भी अब इस बार्गेनिंग पोजीशन में अपने आप को पा रहा है, क्योंकि पूरे पश्चिमी दुनिया का उसे समर्थन है। हालांकि नेटो ने, अमेरिका ने अपनी फौजें नहीं भेजी क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत नहीं भेज सकते, लेकिन जिस तरह की आर्थिक प्रतिबंध लगाए, हालांकि रूस में जब लोगों से हमारी बात होती है संजीव, तो उनका ये कहना था कि ये आर्थिक प्रतिबंध पहले भी हम पर लग चुके हैं, हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए एक युद्ध नहीं है, एक लिमिटेड स्ट्राइक है, हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए इसे किया। देखिए, 22 देशों से एक साथ समर्थन मिला है, और ये समर्थन डिफेंसिव सपोर्ट बोला जा रहा है, जिसमें कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन खुलेआम दिया जा रहा है। और आप देख रही हैं जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन, उसके फौजी लड़ रहे हैं, जाहिर है कि उनके अपने हथियार नहीं है, यानी कि पहले से हथियार उन्हें दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि स्विफ्ट से काट दिया गया है, और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से अगर काट दिया गया है तो ये पहली दफा हो रहा है। उनके सेंट्रल बैंक को सेंश्योर करने का मतलब ये हो जाता है कि जो उनके रिजर्व्स हैं उसमें से करीब करीब 300 बिलियन, यानी कि जो यूरो और डॉलर में हैं,
वो सारे के सारे अब उनकी पहुंच के बाहर हो जाएंगे रूसियों के। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति उनके सामने पहले कभी पेश नहीं आई थी। चाइना भी दूरी बना रहा है, चाइनीज बैंक भी कह रहे हैं कि हम आपको लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे पाएंगे डॉलर्स में। तो ऐसा लगता है कि अलग थलग पड़ते रूस को अंतरराष्ट्रीय प्रेशर की वजह से अब ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। ठीक है संजीव, इस अपडेट के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो कि यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी हुई, वो ये कि रूस ने प्रस्ताव दिया है बातचीत का यूक्रेन से और कहा है कि हम बेलारूस में बातचीत करना चाहते हैं। अपना डेलीगेशन उन्होंने वहां भेजा है, लेकिन यूक्रेन ने इस प्रस्ताव को ठुकराया और वो किसी न्यूट्रल जगह में, जैसे कि अजरबैजान में बाकू है या वॉर्सो है पोलैंड में या फिर तुर्की में इस्तांबुल, वहां बात करना चाहता है, रूस की पसंद की जगह पर नहीं। यूपी चुनाव से जुड़ी 5वें चरण की हर खबर हम आपको दिखाएंगे, यूक्रेन के भी लगातार अपडेट्स। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।